असजद आए हैं, नहीं है। और जी, अजीज तालिब इल्मों, यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा चल रहा है उसकी मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है। मेरा ये सवाल था कि जो कुछ इस हवाले से रिपोर्ट हो रहा है उस पर हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, तो क्या हमें कुछ सीखने को उससे मिलता है या नहीं मिलता है? मैंने ये नहीं कहा था कि आप तबसरा कीजिएगा इस चैनल पर, नंबर एक। नंबर दो, शायद तबारक से सवालात के दौरान मैंने ये क्लियरली पूछ लिया था कि अगर आपको इस तरह की, शायद इश्तियाक से, कि आपको अगर इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है तो आपकी वीडियो क्या मुख्तलिफ होगी या वैसे ही होगी? अजीज तालिब इल्मों, एक चीज को आप नोट कीजिएगा कि 20,000 के करीब, 18 से 20,000 हिंदुस्तानी तलबा है जो वहां से निकलने के लिए बेचैन। जंग हो रही है, बमबारी हो रही है, इवन वहां के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले की इत्तला है। चेरनोबिल का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उसको रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद एक और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। पूरे यूरोप में उतना बड़ा कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, उस पर भी हमला हुआ। पहले ये इत्तला आई और उसके बाद रशिया ने उसको कंट्रोल कर लिया है, इसकी तस्दीक हुई है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो अजीज तालिब इल्मों, इस चीज को आप देखिएगा कि जब मैं आपको बता रहा था कि 20,000 हिंदुस्तानी बच्चे वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं क्योंकि हालात खराब है, बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है, एज ए जर्नलिस्ट बहुत सारे मीडिया चैनल्स अपने रिपोर्टर्स को वहां पर भिजवाए हैं। तो अब आप ये सोचिएगा कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो आपको जहां से लोग भागते हैं अपनी जान बचाकर, ऐसे खतरनाक हालात में आप लोगों को जाना होता है और काम करना होता है। ये पहली सीख थी जो मैं माफ कीजिएगा, कि आप लोगों को जहनी तौर पर नागहानी हालात में काम करने के लिए तैयार होना है। अब ये एडिटोरियल अगर मैं लिखने को कहता, अगर मैं आपसे ये सवाल करता कि इस पर आप अपना नुक्ता नजर पेश कीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं रशिया सही है, यूक्रेन सही है, इस जंग का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, सरकार को ऐसे करना चाहिए, सरकार को वैसे करना चाहिए, ये सारी पॉलिटिक्स है। और आपको मालूम है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला हर फर्द इस तरह के तबसरे कर रहा है। तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट जब कोई कमेंट पास करेगा, उसका कमेंट दूसरों से मुख्तलिफ होना है। आप में से तकरीबन लोग वही बात कर रहे हैं जो आम जनता कर रही है। आप लोग जनता में से नहीं है, बल्कि अब आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, आप लोगों ने एक कोर्स में एडमिशन लिया है जहां पर आप जनता को बताएंगे कि वो क्या देखना है, उनको क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या फैसला करना है। यानी लीड करने का रोल है आपका। और आप लोग इस तरह से कॉमन अखबार नहीं पढ़े, चीजों को एक से ज्यादा सोर्सेस के साथ नहीं देखे, तो आप लीड नहीं कर सकते, आप चीजों को समझ नहीं सकते। मैंने, सवाल मेरा क्लियर था, हमारे लिए सीख क्या है? हमारे लिए सिर्फ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए क्या सीख है? तो उसमें पहली सीख ये है कि दुनिया में खुद यूक्रेन के लोग बाहर निकल रहे हैं, पोलैंड पहुंच रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्री वहां जा रहे हैं, जंग से सब भागना चाह रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, जंग शुरू होने के बाद इंडिया के कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जिन्होंने अपने रिपोर्टर्स को वहां पर भेजा है। तो रिपोर्टर का क्या काम होता है? लोग जहां से निकल के भाग रहे हैं वहां पर उसको जाना होता है, वैसे माहौल में उसे काम करना होता है। नंबर एक ये सीख हो गई। दूसरी चीज, हिस्ट्री जरूर पढ़ना चाहिए जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को। और हिस्ट्री अगर वो पढ़े तो वो इस चीज को सही कर, जनता इतना ही बोल रही कि नाटो का मसला है, 91 में यूक्रेन अलग हो गया था, और जो कुछ व्लादिमीर पुतिन जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरी आलमी जंग होगी, ये बचकानी बातें हैं। जंग की बात करना सब जानते हैं, जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि न्यूक्लियर युद्ध का मतलब क्या होता है। इवन मुझे ताज्जुब भी हुआ कल जब जनाब जफर आगा का जो मजमून पढ़ा मैं, उन्होंने लिख दिया उसमें कि क्या व्लादिमीर पुतिन का हशर भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। व्लादिमीर पुतिन कौन है? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो मेरी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनेगा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई इश्यू सामने आता है, तो उसके पस मंजर को समझने की कोशिश कीजिएगा।
कि व्लादिमीर पुतिन है कौन और क्यों वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, इस चीज को समझना है। तो तारीख जब हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा 1990 तक रूस और यूक्रेन एक ही देश हुआ करते थे और उसका नाम था सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। 1990 में सोवियत यूनियन बिखर गया और आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में इस हवाले से, जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, उस पर्चे में ये बाज़ाब्ता तौर पर मुद्दा है, मौजू है। दूसरी जंग अजीम के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन एक जंग हुई जो बैटलफील्ड में नहीं लड़ी गई, जो मैदान में जंग में नहीं लड़ी गई, बल्कि सिर्फ बैटलफील्ड को छोड़कर जिंदगी के हर शोबे हयात में लड़ी गई, और उस को कोल्ड वॉर कहा जाता है, सठ जंग। सठ जंग 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बाद शुरू हुई। तो ये कब तक चली? 1990 तक चली, जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत संघ टूट गया और उसकी जगह उसके जो स्टेट्स थे वो छोटे छोटे देश बन गए। किसी तालिब इल्म ने कहा कि पोलैंड भी सोवियत संघ का हिस्सा था। नहीं, सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था पोलैंड। पोलैंड एक अलग देश था, लेकिन वो दुनिया जो दो ब्लॉक में बट गई थी। कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर के दौरान हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन देशों ने जीत हासिल की, उन देशों ने क्या किया, अपने अपने दोस्त ममालिक के साथ फ्रेंडली उन लोगों ने एग्रीमेंट किए, मतलब अपने अपने दोस्तों की तादाद को उन्होंने बढ़ाया, अपने अपने हथियारों की तादाद को उन्होंने बढ़ाया, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को उन्होंने तरक्की दी। और ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी तरक्की ये सोच की गई कि अगर जंग हो, अगर जंग हो तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये जंग हुई नहीं, ये सारी तैयारी हुई मुकाबले की हर शोबे में। जैसे सबसे पहले रशिया ने क्या किया, वो उस वक्त यूएसएसआर था, उसने स्पेस में सबसे पहले आदमी को भेजा। तो अमेरिका ने उसका जवाब दिया कि भाई अगर रशियन स्पेस में जाते हैं, अच्छा इस चीज को भी समझिएगा, स्पेस अलग जगह है, चांद पर जाना अलग है। अभी कल बिहार के एक नेता की जो स्पीच थी, उन्होंने उसमें कहा था कि राकेश शर्मा चांद पर गए। राकेश शर्मा चांद पर नहीं गए, चांद पर जाना अलग। तो ये पत्रकारिता के जो स्टूडेंट है वो इन चीजों को क्लियरली समझना चाहिए उनको कि चांद अलग जगह है, स्पेस अलग जगह है। तो राकेश शर्मा चांद पर नहीं गए थे, बल्कि वो स्पेस में गए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको पढ़ना और समझना होगा। तो आपको मैं बता रहा था कि ये जो कोल्ड वॉर है, दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो बड़े देश उभर के सामने हैं। तो एक यूएसए था, यूएसए अमेरिका, एक यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कितना पावरफुल था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूएसएसआर ने सबसे पहले स्पेस में आदमी को भेजा। तो अमेरिका ने उसको चैलेंज के तौर पर कबूल किया कि अगर रशिया अपने आदमी को स्पेस में भेजता है तो हम अपना आदमी चांद पर भेजेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अमेरिका ने अपने आदमी को चांद पर भेजा। ऐसे ही कंपटीशन होता था कि अगर रशिया ने एक काम किया, रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, रशियन आर्मी जब अफगानिस्तान में गए तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन किया, पाकिस्तान के साथ ताउन किया। और फिर उन्होंने क्या किया, जो अफगान लोग जंग से निकलकर पाकिस्तान में जा रहे थे उनको हथियार दिए, ट्रेनिंग दिया और उन्हें रशियन से लड़ने के खिलाफ, लड़ने के लिए वापस अफगानिस्तान में भिजवाया। तो इस तरीके से जहां रशिया एक कदम आगे बढ़ता था, अमेरिका वहां पर उसका जवाब देता था। तो दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में बढ़ गई थी, बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं उसको। तो 1990 में क्या हो गया, ये बैलेंस टूट गया। रशिया बिकॉज ऑफ इट्स ओन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कोलैप्स हो गया, टूट गया। छोटे छोटे उसकी जगह ये देश बने। तो उसी में से एक देश यूक्रेन भी है। अमेरिका ने क्या किया था, जिस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस वक्त उसने क्या किया था, यूरोप में बहुत सारे देशों के साथ उसने एग्रीमेंट किया कि भाई हमारे साथ अगर एग्रीमेंट करेंगे तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो ऐसे ही नाटो जो है वो तंजीम बनी, वो ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके आज जो मेंबर देश है वो 30 है। इनका एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो पूरे 30 कंट्री की आर्मी उसके खिलाफ जो है लड़ेगी, उसको डिफेंड करेगी, वो वाला मसला। अब यूक्रेन ये चाहता था कि वो नाटो की मेंबरशिप ले। तो अब आप देख लीजिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड में आपको देखना है।
जैसे आप ये, अच्छा हालांकि ये इशू मेरा नहीं था, मैं इस पर डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हम उससे एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं, वो वाली चीज। खैर मैं इस नुक्ते को बताकर फिर वापस अपने असल मुद्दे पर आता हूँ। तो वहां पर जब यूक्रेन अगर नाटो का अगर मेंबर होता आज, तो आप समझ लीजिए अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता तो अमेरिका प्लस 29 यूरोपियन कंट्रीज सब मिलकर रशिया पर अटैक करते थे। और फिर रशिया का चूंकि बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट था, तो इसीलिए रशिया शुरू से उस पर रिजर्वेशन कर रहा था कि भाई नहीं बनना चाहिए, यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। और मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं, वो ये है कि ये जंग खत्म हो जाएगी, 1 महीना नहीं 2 महीने में ये जंग खत्म हो जाएगी। और आपको मालूम है रशिया ने अभी तक अपनी कंप्लीट एयरफोर्स, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो जंगी सलाहियत है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया। और खुद जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट है, जो तज्जिया निगार है, वो परेशान है आखिर क्यों रशिया अपनी पूरी एयरफोर्स, पूरा जो डिफेंस सिस्टम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। रशिया उसकी स्ट्रैटेजी जो है उसके तहत वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मुझे जो लगता है कि वो यूक्रेन पर पूरा कब्जा करेगा और वहां पर एक गवर्नमेंट बनेगी, यानी रशिया यूक्रेन को मर्ज नहीं करेगा अपने साथ, बल्कि वहां पर एक गवर्नमेंट बनेगी जिसके मॉस्को के साथ फ्रेंडली कॉन्टैक्ट रहेगा। ये वाली बात हो गई कॉन्फ्लिक्ट की। खाली अखबारात में जो छप रहा है नाटो के, भी आप जानते हैं, ठीक है नाटो है, आप जानते हैं नाटो क्यों बना था, वो जब तक आप नहीं समझे फिर आप इस चीज को नहीं समझ सकते कि रशिया क्यों नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन नहीं लेना चाहिए, इस चीज पर वो इसरार कर रहा है। और जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि व्लादिमीर, जैसे मीडिया में कहा जा रहा है कि ये एक आदमी की तरफ से थोपी गई जंग है, व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है वो हमेशा से कहते रहे कि एक ही शर्त, यूरोप और अमेरिका में ये गारंटी दे देना कि भाई यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे, मैं जंग नहीं करूंगा। तो अब वेस्टर्न मीडिया की जो बात कर रहे हैं आप, मीडिया में ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखना, सिर्फ इंडियन मीडिया ही, चूंकि देखिए इंडिया और रूस और यूक्रेन की जो वार है इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, यूरोप में हो रही है, उसको अब हर चीज को सिर्फ भारतीय एनक से, सिर्फ भारत के सरहद से लेना है, इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज को हमें समझना है। और दूसरी चीज, क्या इस युद्ध का हिंदुस्तान पर भी असर होगा, उसकी बात हम करते हैं तो सिर्फ असर इतना नहीं है कि वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करना है, वापस इंडिया लाना है। आपको मालूम है इंडिया में जो सनफ्लावर ऑयल आता है वो यूक्रेन से आता था, पिछले बरस तक भी हम काफी भारी मात्रा में वहां से सनफ्लावर ऑयल मंगाते थे। जैसे ही वहां पर युद्ध छिड़ा, उसके असर से इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस है, जो खाने का तेल हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली सनफ्लावर ऑयल, उसकी कीमतें बढ़ गई है। और फिर अब जैसे रमजान आ रहा है और उस दौरान मार्केट में बहुत ज्यादा खपत होती है तेल की, तो उसका असर भी पड़ सकता है, नंबर एक। नंबर दो, रशिया यूरोप को ऑयल गैस सप्लाई करता है, नेचुरल गैस। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो यूरोप में हीटर के लिए, अपने आप बहुत सारे जो एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए रशियन गैस इस्तेमाल होती है। तो ऐसे में अगर रशिया की गैस पर बैन लगा दिया जाता है तो उसका जो असर पड़ेगा वो सारे देशों पर पड़ेगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देख लीजिए, पिछले 14 वर्षों के दौरान पहली मर्तबा इतना ज्यादा रेट बढ़ गया है, और फिर ये रेट और भी बढ़ सकता है। ये जंग अगर ज्यादा तवील चली तो ये जो, क्यों कि ओपेक, ओपेक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन काहे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, पूरे तेल पैदा करने वाले ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है उनकी ये तंजीम है। तो उसमें रशिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, रशिया भी एक बहुत बड़ा गैस पैदा करने वाला, ऑयल पैदा करने वाला बड़ा देश है, तो उसका असर उस पर भी पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे असल मुद्दे पर कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते हमें खबरें जब हम देख रहे हैं तो उसको ये सोचना है कि अगर आप जर्नलिस्ट होते तो आप कैसे उस चीज, आप ये बताइए कि ये जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर जो इंडियन स्टूडेंट जो वहां पर हैं यूक्रेन में फंसे हुए, उनकी वीडियोस कैसे पहुंच रही है, तो लाजिम बात है सोशल मीडिया के जरिए से पहुंच रही है। लेकिन बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स ऐसे हैं जो उन स्टूडेंट से बात भी कर रहे हैं जो कि अभी वहां पर जंग से मुतासिरा इलाके में ठहरे हैं, कैसे वो उन तक पहुंच रहे हैं, कैसे उनको फोन नंबर्स मिल रहे हैं, इस हवाले से आपको सोचना है।
कोई बता सकता है? टारगेट 1 मिनट का मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे कहा गया कि भाई आपको एक ऐसे स्टूडेंट से बात करो जो इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है, कैसे आप उसका फोन नंबर लेंगे? शायद और सर सबसे पहले मालूम करेंगे कि अपने लोकल में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूक्रेन में रह रहा है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा छात्र है जो रह रहा है तो सबसे पहले हम उसके घर जाएंगे और उससे मालूम करेंगे कि वहाँ पे रहने वाले उसी के जरिए जो घर के लोग हैं उन्हीं के जरिए उससे कांटेक्ट मिलेगा। और सोशल मीडिया का जमाना है तो उससे जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पश्चिमी चंपारण में कई ऐसे लोग हैं और हम लोग वहाँ पे खुद गए भी थे लोग। जी, इतना आसान नहीं है शायद। इसमें हो सकता है आप बिहार के जिस स्टूडेंट का नंबर लिए उसका फोन अब डेड हो गया, आप बात नहीं करें तो आप रिपोर्ट तो रोक नहीं सकते। और क्या तरीका हो सकता है? भाई आप तो सर अपने वहाँ के जो जानने वाले, सोर्स है या मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी मिल सकते हैं। उनके पास कैसे आएगा? अजीज तालिब इल्म, यहीं पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कॉमन मैन वाली थिंकिंग के उससे सर्कल से बाहर निकलेगा। आप ये सोचिए कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये यूक्रेन जाते कैसे हैं? कभी आपने अखबार, अंग्रेजी के अखबार या बड़े अखबार देखे होंगे तो उसमें इश्तिहार छपते हैं कि आप अपना मेडिसिन यूक्रेन से कर सकते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को गाइड करते, पैसे लेकर उनका वीजा प्रोसेस, वहां पर एडमिशन के हवाले से गाइड करते हैं। तो इस तरह के जो कंसल्टेंट हर बड़े शहर में है, तो उन कंसल्टेंट से आप फोन नंबर ले सकते हैं। आपके ऐसे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर हैदराबाद के स्टूडेंट पूछा तो वो स्टूडेंट का फोन नहीं लग रहा तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कंसल्टेंट के पास जाऊंगा तो वो तो हर राज्य से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट उसके पास हो सकते हैं। उस तरीके से मैं फोन नंबर ले सकता हूँ। नंबर एक, ये तो फोन नंबर लेने की बात होगी। दूसरी चीज, दूसरा जो मेरा सवाल था और बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये था कि ये जो बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं उसमें से 3-4 वीडियोस मैंने भी अपने फेसबुक लाइन पर शेयर किए, उसके बाद मैं उसको रोक दिया, वीडियोस मिल रहे हैं मुझे। मसला ये है कि इन वीडियोस में जो बनाए जा रहे हैं, जैसे एक वीडियो में सूमी क्षेत्र है यूक्रेन का, वहां पर बेंचों पर से बच्चे बर्फ जो है वो निकाल कर थैलियों में डाला प्लास्टिक के कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ये जो बर्फ है इस बर्फ को गर्म करके हम पानी बना कर लेंगे। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि इस वक्त हम रोमानिया के बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं, -10 टेम्परेचर है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, खुले आसमान के नीचे हम। तो उस वीडियो में जो चीज मैंने नोट की, और जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट अगर इस तरह का वीडियो बनाएगा तो पहली चीज आप लोकेशन तो बता दे रहे हो, लोग डेट और टाइम नहीं बता रहे। डेट और टाइम बताने से क्या होता है, उसको शेयर करने में भी बड़ी सहूलत, एयर करने में भी बड़ी सहूलत होगी। मैं टेलीविजन चैनल का मालिक हूँ, मैं अपने टेलीविजन पर ऐसे वीडियो चलाऊंगा, या तो फिर मुझे उन बच्चों तक कांटेक्ट करना है कि भाई जिन्होंने वीडियो बनाई थी कि भाई आपने ये वीडियो किस वक्त की बनाई। लेकिन अगर वीडियो बनाने के दौरान इस वक्त 7 मार्च सुबह के 11:11 हो रहे हैं और मैं यूक्रेन के बॉर्डर पर ठहरा हूं, तो उसमें क्या है, ज्यादा वेटेज आता है। उसकी शेयर भी करेंगे तो लोगों को मालूम होगा। बहुत सारे वीडियो अब तो ऐसे भी शेयर हो रहे हैं कि वो लोग इंडिया वापस आ चुके हैं बच्चे, लेकिन उनकी वीडियो, हम यहाँ पर परेशान हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वो यहाँ से इवैक्यूएट करें। तो ये फर्क समझ रहे ना? तो ये वाला फर्क होना चाहिए। तो ये सिर्फ वीडियो बना लेना जर्नलिज्म नहीं होता, यही तो चीज है। आप लोग क्या करें, बाय चॉइस यू पीपल हैव टेकन एडमिशन इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो अब आपका सोचने का अंदाज, अब आप वीडियो भी बनाएंगे, मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आपका दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। बहरहाल ये एक ऐसा वाकया है तारीख का जिसको आप लोग एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो पढ़िएगा, पढ़ने की आदत मत छोड़िएगा, साथ ही कोशिश कीजिएगा सीखने की। आम आदमी जो सीख रहा है आपको वो नहीं सीखना है, उससे ज्यादा आपको मालूमात हासिल करना है, तो उसके लिए आपको उससे ज्यादा पढ़ना होगा। और किसी भी विषय पर जब आप बात करेंगे, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप होमवर्क करें, आप पढ़ें, आप उस इशू को डिग आउट करें, उसका तारीखी पस मंजर मालूम करें, नेटो क्यों फॉर्म की गई थी, क्यों रिजर्वेशन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वॉर रिपोर्टिंग के हवाले से, ये आज की इस मेरी क्लास का आखिरी विषय है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तालिब एम्बेडेड जर्नलिज्म का, यानी अमेरिका ने भी जंग लड़ी, अमेरिका ने 2003 में इराक को इन्वेड किया, 41 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, इवन उसमें यह भी बताया था
यूक्रेन भी इन्वॉल्व था अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो जंग लड़ी गई। आपको मालूम है अमेरिका ने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं दी इन 2003। अमेरिका ने क्या कहा, जिस किसी को वॉर कवर करना है वो हमारे साथ जुड़ जाए। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंटली वॉर एरिया में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। अब आप अगर अपनी जान को महफूज रखना चाहते हैं और रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप हमें एप्लीकेशन दीजिएगा। हम क्या करेंगे, आपको हमारी आर्मी के एक यूनिट के साथ आपको हम फुल सिक्योरिटी में लेके जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, अरे भाई अमेरिका ने इतना अच्छा किया। लेकिन आपको मालूम आगे की कंडीशन क्या है? कोई जर्नलिस्ट जाकर उनके पास एप्लीकेशन देता है कि इराक के इस युद्ध को मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, तो उसकी फोटो खींच के उसको अपनी टुकड़ी में शामिल कर लिया। अब कंडीशन क्या है उसको, वो जहां जहां आर्मी, भाई बीबीसी वाले बरतानिया की फौज के साथ जुड़ गए, सीएनएन वाले अमेरिका की फौज के साथ जुड़ गए, इस तरह से अलग अलग क्या किए ये लोग, भाई वार कवर करने जा रहे हैं हम इराक को। तो अमेरिका वाले जो टेलीविजन चैनल थे वो अमेरिका की आर्मी के साथ जुड़ गए, जो रशिया जो यूके वाले थे वो यूके के साथ जुड़ गए। अब यहाँ पर मसला जो होता है वो समझिएगा कि ये लोग दे सेड के भी वी आर, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कंडीशन आप कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते। एक मतलब आपको हमारे मेजर साहब को बताना होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि आप अगर कोई रिपोर्ट में ऐसी बात तो नहीं लिख दे रहे कि हमारी टुकड़ी की कुछ इंफॉर्मेशन आपको चली जा रही, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं लिख दे रहे जिससे हमारी सिक्योरिटी को, भाई दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि भाई हम फौज में कहा जा रहा है। तो आप क्या करना है, जरा मेजर साहब को आपकी रिपोर्ट बताना है, उसके बाद भेजना हो गया यहाँ पर। और फिर मेजर क्या कर सकता है, उस रिपोर्ट में कोई चीज भी अगर वो फील करे नहीं नहीं ये निकाल दीजिए आप, क्या वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हुई? लेकिन 2003 की वार में जो अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज ने मिलकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़े, उसमें यही रिपोर्टिंग हुई कि अमेरिका ने उसको क्या दिया टर्म, जर्नलिज्म के छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है कि ये टर्म को हमेशा एम्बेडेड जर्नलिज्म, यानी जर्नलिस्ट वो किसी भी चैनल का होता है, लेकिन वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी फौजी, अच्छा उसको क्यों ऐसा नाम दिया, बोले आपकी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा ऐसा ना हो आप रिपोर्टिंग करके हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दे, इसीलिए आप अपनी हर रिपोर्ट हमारे मेजर साहब को बता के आपको पास ऑन करना है, तब आप उसको वो कर सकते, वीडियो रहो आपके रिपोर्ट रहो कुछ भी हो। तो लेकिन इस बार आप देख लीजिए, रशिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज भी बहुत सारे वेस्टर्न, ना रशिया ने किसी को वार्न किया कि भाई कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया वहां पर ना जाए। तो दरअसल ये और जो हम खबरें हम देख रहे हैं, दरअसल ये सारे का सारा, जैसे एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया, यूक्रेन ने कहा कि 10,000 रशियन आर्मी सोल्जर्स वर किल्ड। ये क्या भाई, जो प्रेसिडेंट, क्या नाम है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, व्लादिमीर वेलेंस्की वेलेंस्की व्लादिमीर जेलेंस्की कैपिटल को छोड़कर अब पोलैंड के बॉर्डर पर चले गए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, तो खबरों को इस हवाले से देखना है और इसका बैकग्राउंड आपको पढ़ना है। अजीज तालिब इल्मों, आप पता लग गया है कि बीए के कोर्स के दौरान मैंने ये लिंक, आज का लिंक तीनों ईयर्स के बच्चों को शेयर किया था, जिनको इंटरेस्ट था, जिनको कुछ सीखना था, वही आज की इस क्लास में जुड़े। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग वाकई दिलचस्पी रखते हैं। क्लासेस के अलावा जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं मुद्दे, उस पर भी आप कुछ सीखना चाहते हैं। आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, लेकिन मुझे उस पर बड़ी तशवीश हुई। उसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होना चाहिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा चीजों को समझना होगा, तब कहीं जाकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो सवाल है, जो टॉपिक है, उसको समझिएगा, उसके बाद फिर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और फिर मुझे यहीं इजाजत दीजिएगा। बेहद शुक्रिया।